नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। एक बार फिर से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे आपके शहर का हर एक अपडेट, आपको बताएंगे कि सीजेपी के प्रोटेस्ट का क्या निकला समाधान। इसके सिवाय देश दुनिया की तमाम अन्य बड़ी खबरों के ऊपर रहने वाली है हमारी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें आज कौन सी वो 4 बड़ी खबरें होने वाली हैं जिसके ऊपर लगातार मिनट मिनट की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि कैसे आज संसद में जो सत्र है वो फिर से हंगामेदार रहने वाला है। आज संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। बीते दिन हंगामेदार ये सत्र रहा, कई बार इसको स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा संसद मार्च का ऐलान किया गया था। तो कल सीजेपी की तरफ से संसद मार्च का ऐलान किया गया और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में भारी बवाल की तस्वीरें हमने देखी। हालांकि उसके बाद हालात को सामान्य कर लिया गया, लेकिन कई घंटों तक ये जो प्रोटेस्ट था वो देखने को मिला। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके अलावा पंजाब के किसान संगठन की बात होगी। किसान संगठनों ने अमेरिका से ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली कूच का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि पंजाब की तरफ से दिल्ली की ओर बढ़ भी चले हैं। और हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए पुलिस के द्वारा। एक तरफ एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने संसद के बाहर बनी हुई है, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च लगातार जारी है और आज भी वो टिके हुए हैं। उसी जगह पर जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का दिल्ली मार्च एक बड़ा चिंता का विषय फिलहाल और एक बड़ी चुनौती बन गया है प्रशासन के सामने। इससे पहले बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष शांका ने मुलाकात भी की थी, लेकिन सबके मन में अब यही सवाल है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कब जाकर के थमेगा। आज की 4 बड़ी खबर है और हर एक खबर पर हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। और देखिए, अगर संसद की बात की जाए तो वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे थे बीते दिन भी। और चलिए बात कर लेते हैं जंतर मंतर की। बड़ी खबर ये कि एक बार फिर से जुटने लगे हैं प्रदर्शनकारी। सीजेपी का आज फिर से प्रदर्शन करने का ऐलान। पूरी रात की जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखा जा सकता था कैसे एक बार फिर से सीजेपी ने कहा कि हम प्रदर्शन से हटने वाले नहीं हैं, हमारी मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं और इसी के चलते जो संख्या में प्रदर्शनकारी थे वो उनका जुटने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो एक तरफ कल शाम में ये खबर सामने आई थी कि जंतर मंतर से टेंट्स को हटा दिया गया है, तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो वहां से हट गए हैं। लेकिन इसी बीच आज का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो ये कि हालात जस के तस हैं क्योंकि प्रदर्शनकारी अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि किस तरीके से संसद कूच का आह्वान किया गया और उसके बाद हालात बिगड़ते हुए भी नजर आए एक वक्त पर। और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर प्रेरित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रेरित, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? कि आज भी इस तरीके से प्रदर्शन जारी रहने वाला है? क्योंकि जो अपना अनशन था उसको जारी रखने की बात भी कही गई थी और छात्र कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे बीते दिन। आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से सोमवार यानी कि कल पूरे दिन जिस तरीके के हालात देखने को मिले और खास करके प्रदर्शनकारी और पुलिस और प्रशासन के बीच में जो झड़प देखने को मिली है, ऐसे में अगर आज की बात करें तो कल देर रात से यहाँ पर लोगों की संख्या में कमी आई है। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि जिस तरीके से पूरी रात बारिश हुई है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी है उसके बाद से यहाँ पे तमाम जो प्रदर्शनकारी है उनका पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि हमने लगातार संपर्क करने की कोशिश की कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक व उसके अन्य लोगों से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि आज संसद की ओर कूच करने का ऐसी इनकी कोई योजना नहीं है। और जहां तक बात रही अनशन की, तो अनशन बीते दिन ही सुबह में इन्होंने अनशन अपना खत्म किया था। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से भीड़ यहाँ जुटने लगी है, यानी कि सुबह जब हमने यहाँ पे 5 बजे के आसपास जब रिपोर्ट यहाँ की थी तो उस वक्त यहाँ पे तकरीबन 100 के आसपास लोग मौजूद थे। लेकिन इस वक्त की अगर संख्या का गौर करने की कोशिश करें तो लगभग जो है वह 300 से 400 की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस ने जो है वो दोनों ओर से जो आने वाले जो मुख्य मार्ग है उन दोनों को हैवी बैरिकेड लगा करके उसे ब्लॉक कर दिया कि ताकि फिर से यहाँ पे भीड़ इकट्ठी न हो सके। क्योंकि कल जिस तरीके से कल पूरा दिन पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है और ऐसे में पुलिस की कई सारी गाड़ियों को जो हिंसा का शिकार बनाया गया और कई पुलिसकर्मी है जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है जो गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसे में 23 दिनों से ये लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। कल संसद कूच का ऐलान किया गया था, लेकिन आज को लेकर के आप जानकारी दे रहे कि आज एज सच कोई प्लानिंग नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका प्रेरित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। कर लेते हैं एनडीए नेताओं के महामिलन की। दरअसल आज एनडीए के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जुटने वाले हैं और ये पूरा जो कार्यक्रम रखा गया है इसको जेएमसी ऑडिटोरियम में रखा गया है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे।
संसद के मॉनसून सेशन के बीच आज एनडीए नेताओं की पहली मंगल मिलन बैठक होगी। पहले इसे एनडीए संसदीय दल की बैठक का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इस मीटिंग का नाम मंगल मिलन कर दिया गया। संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार होने वाली इस बैठक को अब मंगल मिलन से जाना जाएगा, जिसके तहत आज सुबह 9:30 बजे संसद के लाइब्रेरी बिल्डिंग में बने जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में ये मीटिंग होगी। इस आयोजन में बीजेपी ने एनडीए के सभी सहयोगी दलों को आमंत्रित किया है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समेत सभी सहयोगी दल मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस मीटिंग में नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई को आमंत्रित नहीं किया गया है। ये वही दल है जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी से बागी हुए 20 सांसद शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस दल को अब तक औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा नहीं माना गया है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से एनसीपीआई पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से इनको न्योता नहीं दिया गया है। इस आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी को सभी दलों की ओर से बधाई दी जाएगी। वो अपने अब तक के कार्यकाल में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसे लेकर सहयोगी दल बधाई देंगे। इसके अलावा हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बनने वाले 6 राज्यसभा सांसदों का औपचारिक स्वागत भी किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इन सभी सांसदों का स्वागत करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान संसद में आने वाले कुछ बिलों के बारे में भी बात हो सकती है और एकजुटता का संदेश दिया जा सकता है। और चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर की। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन और आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। दरअसल विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। बीते दिन भी पेपर लीक का मामला हो या फिर वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था और आज भी दूसरा दिन है और ये हंगामा जारी रहने की संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है। कल भी भारी विरोध हुआ था, जिस वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 5 बार यहाँ पर स्थगित करना पड़ गया। उसके बाद उसे आज के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से जब कार्यवाही शुरू होगी तब कई मुद्दों को लेकर विपक्ष आक्रामक नजर आएगा। संसद के 25 दिनों का मानसून सेशन कैसा होने वाला है, इसका ट्रेलर विपक्ष ने पहले दिन ही दिखा दिया। आने वाले दिनों में संसद का माहौल कैसा रहने वाला है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने पहले ही दिन जोरदार हंगामा किया। नतीजा ये हुआ कि बार बार कार्यवाही रोकनी पड़ी। सोमवार को सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही तो शुरू हुई, लेकिन हर बार विपक्ष के हंगामे के चलते कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। इसके बाद पूरे दिन विपक्ष का यही सिलसिला चलता रहा, जिससे संसद में बड़ा गतिरोध हो गया। लोकसभा में स्पीकर लगातार विपक्षी सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन चलने देने की अपील करते रहे। राज्यसभा में सभापति ने भी शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर विपक्ष पर नहीं हुआ। दोपहर बाद तो विपक्षी सांसद हाथों में प्ले कार्ड लेकर सदन में पहुंच गए। उन्हें समझाने की कोशिश हुई, लेकिन जब वो नहीं माने तो लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सवाल यह है कि जिस मॉनसून सत्र की शुरुआत कल से हुई है, उसमें आखिर होना क्या था। सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन नियमों के मुताबिक चलेगा। सरकार विधायी एजेंडे को सदन में आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जिसे वो पहले से तय करके आई है। विपक्ष भी अपने मुद्दों के साथ तैयार है। वो नीट पेपर लीक, राम मंदिर चंदा चोरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़ा है। इसी बात को लेकर पहले दिन ही सरकार और विपक्ष में टकराव हुआ और सदन में हंगामा देखने को मिला। ऐसे में मॉनसून सेशन के दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच नोक-झोंक देखने को मिल सकती है। और चलिए बात खबरों में पश्चिम बंगाल की करते हैं, ममता बनर्जी की करते हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस का पारंपरिक 21 जुलाई शहीद दिवस कार्यक्रम अब कई गुटों में बंट गया है।
खबर ये सामने आ रही कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले धड़े के अलावा बाकी नेता और कांग्रेस भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। 4 मई के बाद ममता के लिए ये पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसकी तस्वीरें बहुत दिलचस्प होगी। आप देखिए रिपोर्ट। कभी तृणमूल कांग्रेस की एकजुटता और ताकत का प्रतीक माना जाने वाला 21 जुलाई का शहीद दिवस कार्यक्रम अब अलग अलग मंचों में बंट गया है। एक और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल धड़ा अपना परंपरागत शहीद दिवस मनाएगा। दूसरी ओर पार्टी से अलग हुए विधायक, सांसद और नेता अपना अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हम लोग बार बार बोले हैं शहीद दिवस कोई रियलिटी शो नहीं है, ये कोई कैटवॉक का जगह नहीं है, पैरेड का जगह नहीं है। शहीद दिवस होना चाहिए शहीद लोगों को ठीक तरीके से पॉलिटिकली रेस्पेक्टफुली जो उनका सम्मान है वो देकर होना चाहिए। हमारा शहीद दिवस में फ्रंट रो में शहीद परिवार से जो आएंगे इधर वो लोग रहेंगे। कांग्रेस ने भी इसी दिन अलग शहीद दिवस कार्यक्रम की घोषणा की है। पिछले 28 साल से तृणमूल शहीद दिवस को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में मेगा कार्यक्रम के रूप में मनाती आई थी। इस दिन हर साल कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में लाखों की संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता उमड़ते थे। इस दिन ममता मंच से पार्टी की अगले 1 साल की कार्यसूची घोषित करती थीं। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। तृणमूल टूट चुकी है। विधायकों और सांसदों का एक बड़ा वर्ग पार्टी से बगावत कर अपना अपना गुट बना चुका है। प्रशासन की ओर से ममता खेमे को इस बार विक्टोरिया हाउस के पास सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता खेमे को बिड़ला तारामंडल के पास कार्यक्रम करने को कहा है। वहीं बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी का गुट मेयो रोड के पास सभा करेगा। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाला गुट भी धर्मतल्ला में अलग कार्यक्रम आयोजित करेगा। जो शहीद हुए थे वामपंथियों की गोलीबारी से जान गया था, हम उन्हें श्रद्धा जताने के लिए, श्रद्धा अर्पण करने के लिए सुबह 10:30 बजे राजघाट जाएंगे और जितने भी शहीद हैं हमारे सभी को हम वहाँ श्रद्धांजलि करेंगे। उन्होंने जब बारी बारी कोई ना कोई पार्टी से दूसरा पार्टी में गया तब उनको अपने को कैसा लगा, मैं उनसे यही पूछूंगी। बागी सांसदों की ओर से दिल्ली में भी शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार शहीद दिवस कार्यक्रम के जरिए तृणमूल के तीनों गुट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे और भविष्य की राजनीति का संदेश देंगे। उनके मंचों पर उमड़ने वाली भीड़ से ये भी साफ हो जाएगा कि किसे कितना जन समर्थन हासिल है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बड़ी जानकारी दे कि आज यहां पर चर्चा होने वाली है और बिल पास हो गया है। ये जानकारी फिलहाल बड़ी इस वक्त मिल रही है। तो मध्य प्रदेश बड़ा वो राज्य अब बन जाएगा जो कि यूसीसी लागू करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। सामान्य जो अधिकार हैं वो सभी वर्गों के लोगों को मिलेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा तमाम जो बयान थे यूसीसी को लेकर दिए गए थे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल लाने के लिए कदम बढ़ा लिया है। विधानसभा के मॉनसून सेशन के पहले दिन ही सरकार की ओर से सदन में यूसीसी बिल पेश किया गया, जिसके बाद विपक्ष की ओर से असेंबली में भारी हंगामा किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया। एक समान कानून की बात कही गई है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिलने वाले हैं। वे उनका हिलाला से लेकर के एक विवाह से ज्यादा सब प्रकार की झंझटों से मुक्ति मिलने वाली है। यही कारण है कि जब सुझाव आए तो बड़ी संख्या में इसमें मुस्लिम बहनों ने समर्थन भी किया है। लेकिन हमने कहा कि हम तो एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है। मैंने आज अपने अपोजिशन के लोगों से भी कहा है कि आप और हम सब मिलकर के प्रदेश के बेहतरी के लिए ऐसे नियम पे एकजुटता के साथ आगे बढ़े। उम्मीद करेंगे कांग्रेस को समझ आएगी।
सूबे में यूसीसी बिल पर विरोध के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम मोहन ने कहा कि ये बिल किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस बिल से मुस्लिम महिला काफी सशक्त बनेंगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये मध्य प्रदेश की धरती है जहाँ पर राम रहीम राबिन सबके लिए एक कानून की बात कही है और आज उसका अध्यादेश हमारा कानून का रूप लेते हुए विधानसभा के पटल पे पेश हुआ है और उम्मीद करेंगे कि इस वर्षाकालीन सत्र में इसको हम कानून का रूप देते हुए भविष्य में इसके लाभ से सबको लाभान्वित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताते हुए सरकार से बिल पर दोबारा से विचार करने की मांग की है। मुस्लिम संगठनों ने यूसीसी बिल के खिलाफ राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जंतर मंतर से, जहां पर एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके जुटने का सिलसिला शुरू हो गया। आज फिर से एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। हालांकि बीते दिन की इस शाम में खबर सामने आई थी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको हटा दिया गया है, तमाम टेंट्स भी वहां से हट गए। लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि आज सुबह सुबह भी लोग पहुंच रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी। हालांकि सुबह बारिश भी हुई है दिल्ली एनसीआर में, तो इस वजह से अभी तक कहा जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर पहुंचे 100 प्रदर्शनकारी। अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन खुलेगा क्या ये संख्या और बढ़ती है या फिर नहीं। तो देखिए, बीते दिन संसद मार्च का ऐलान किया गया था। हालांकि आज संसद मार्च के ऐलान के ऊपर कोई खबर नहीं सामने आई है। फिलहाल जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन जैसे पहले जारी था 20 दिन से ज्यादा समय तक, उसी तरीके से आज भी जारी रहने वाला है अपनी मांगों को लेकर। बीते दिन जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात करने के बाद में सौरभ दास और आशुतोष ने अपनी 3 बड़ी मांगे भी रखी थी और उसके बाद में अब समाधान कहां तक पहुंचता है, क्या कुछ होता है, ये आज देखना होगा। ये भी खबर सामने आ रही है कि विपक्षी सांसदों की तरफ से भी सपोर्ट दिया गया है। आपको मालूम है कि बीते दिन सपा के सांसद भी यहाँ पर पहुंचे। जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा और जो दिल्ली पुलिस ने आज किया बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर इनको हमारा मार्च रोकना था तो ये वाटर कैनन गन भी यूज कर सकते थे, लेकिन जिस बर्बरता के साथ मारा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा गया है, ये कैसी पुलिस है? ये गुंडागिरी लगा रखी है नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस ने इस देश में। सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उनके भी बालों को पकड़कर खींचा है पुलिस वालों ने और मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचा है। इस देश में पुलिस को गुंडा बना रखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। ऐसा कब तक चलेगा? आज इन्होंने दिखा दिया कि इनका 20 बच्चों की आत्महत्या से मन नहीं भरा है। ये और बच्चों का खून चाहते थे, इसीलिए आज पुलिस को इन्होंने आदेश दिए थे कि बच्चों के सर फोड़ो, बच्चों के हाथ तोड़ो, बच्चों के सर फोड़ो। फिर से अभी सोनम वांगचुक से आपका कॉन्वर्सेशन भी हुआ, वो स्ट्राइक को कंटिन्यू रखने वाले हैं, कब तक रखेंगे? ये बहुत ही दुखद बात है। हम चाहते थे सोनम सर अपना आज हंगर स्ट्राइक तोड़े, क्योंकि उनके हंगर स्ट्राइक को आज 23 दिन हुए हैं और उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन आज जो पुलिस ने हरकत करी और आज जो सरकार ने स्टूडेंट्स को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करा और मारा है, उसके बाद सोनम सर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत ही डिसेंस, बहुत ही विनम्रता के साथ बातचीत करने के लिए। ये डिसेंसी थी? 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा गया, ये डिसेंसी थी? एक लड़की के कपड़े फाड़े गए, उसको मारा, ये डिसेंसी है? पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, जो मुद्दा है सड़क का मुद्दा नहीं है, संसद का मुद्दा है। तो खुद इमरजेंसी में क्यों सड़क पर आ गए थे? ये खुद लोग क्या कर रहे थे एक टाइम पर? ये खुद प्रोटेस्ट से बनी हुई पार्टी है ना, ये जनसंघ से ही बने थे ना, ये भी तो आंदोलन करके ही बने थे। आपकी पार्टी के 2 लोगों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। टोटल टाइम वेस्ट, इट वाज अ टोटल टाइम वेस्ट। एक तरफ बातचीत के लिए बुलाया, दूसरी तरफ बच्चों को यहाँ पीट रहे थे वो। इसके बाद हमारा कोई भी डेलीगेशन सरकार से मिलने नहीं जाएगा। अगर सरकार को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह की भी मुलाकात हुई है, आपको लग रहा है कि अब नतीजा आएगा रिजल्ट पर? मुझे क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ चुका है। इस पूरे प्रोटेस्ट में पाकिस्तानी हैंडलर के एंगल से भी जांच जारी है। देखिए, कई सारे विदेशी हैंडल्स और अकाउंट्स के ऊपर लगातार पुलिस की और साइबर टीम की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है इंटरनेट बंद होने के बावजूद कई सारी जो अफवाहें थी वो फैलाई गई, जिसके बाद में जो प्रोटेस्टर्स थे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। तो पाकिस्तानी हैंडल्स की भूमिका की जांच की जा रही है। अब दिल्ली पुलिस अलग अलग पहलू से इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट जो कि बीते 23 दिन से जारी था, लेकिन कल की जो तस्वीर सामने आई, कई जगहों पर ऐसा बवाल हुआ,
अब इस पूरे मामले में खबर ये है कि अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा है। अभिषेक राज हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड, और अभिषेक ने बीते दिन भी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई थी। अभिषेक, इस वक्त का ताजा अपडेट बताइएगा, क्या हाल है वहां पर? क्या अभी भी प्रदर्शनकारी जुट रहे? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि क्या सीजेपी की तरफ से कहा गया कि अभी कोई बातचीत नहीं होगी? कल हुई बातचीत से क्या निकला? तो अभिषेक का एक बार हम रुख करेंगे। अभी अभिषेक के साथ में कनेक्ट करने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच में देखिए तस्वीरें जंतर मंतर से आज एक बार फिर से सामने आने लगी हैं, और अभी फिलहाल मौजूदा अपडेट क्या है उसको लेकर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किए, जो हिंसा हुई, जो हंगामा हुआ, कई पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया गया। क्या ये वाकई छात्र क्रांति थी या ये विपक्ष की राजनीति का लिटमस टेस्ट है, या फिर दुश्मन देश से हवा दिया हुआ आंदोलन, हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश, वो भी उस समय जब सदन का सत्र चल रहा हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंसा में ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्स के करीब 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और इस प्रदर्शन को साजिश, हिंसा और पाकिस्तान के एंगल से भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि इस आंदोलन को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर कई भ्रामक प्रचार किए गए हैं, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि राजनीतिक दलों की भूमिका सामने आती है तो कार्रवाई उन पर भी होगी। कई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। उधर सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। एक ज्ञापन के जरिए अपनी 3 प्रमुख मांगों की लिस्ट जेपी नड्डा को सौंप दी है। सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत में 3 अहम मांगे रखीं। सोनम वांगचुक को अस्पताल से छोड़ा जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया जाए, सुसाइड करने वाले नीट छात्र के परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से अनशन खत्म करने की भी अपील की है। इस सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच भी एक अहम बैठक हुई। तो आप देखिए कि कैसे फिलहाल जो पुलिस है उसकी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। अभिषेक, फिलहाल जो प्रोटेस्टर्स थे उनको भी कल बहुत पीटा गया, वो तस्वीरें सामने आई, पुलिस के ऊपर भी जो वार थे वो किए गए, लेकिन इस सबके बीच में जो अफवाहें थी वो फैलाई जा रही थी। ये भी खबर सामने आई थी बीते दिन के प्रोटेस्टर्स की जान चली गई, ये अफवाह फैलाई गई। बाद में पुष्टि की गई कि किसी की भी जान नहीं गई है, सिर्फ जो कुछ लोग हैं वो घायल हुए हैं। अब पुलिस पाकिस्तानी एंगल को लेकर भी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है, क्या कुछ मौजूदा अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से जांच होगी इस बात की, क्योंकि 5 आईपीएस अधिकारी और लगभग 3 दर्जन से अधिक जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, और इसके अलावा आरएएफ के जवान, वो सब घायल हुए हैं। पथराव हुआ है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जब रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त भी बॉटल्स, पत्थर, चप्पल, जूते ये सब फेंके जा रहे थे, अटैक किया जा रहा था। ऐसे में आखिर ये उपद्रव कैसे हुआ? आखिर जो प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से जब प्रदर्शन कर रहे थे उनको किसने भड़काया? कैसे ये प्रदर्शन हिंसक हो गया? और सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे
पोस्ट किए जा रहे हैं जो दूसरे देश से हैं, वहां के प्रोपेगेंडा जो है वो एक तरीके से फैलाने की कोशिश की जा रही है और भारत में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके अंदर जो अनरेस्ट है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की अगर स्थिति बताऊं आपको तो इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। ये वही प्रोटेस्ट साइट है जहां पे पिछले 23 दिनों से इसी तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है और यहाँ की एक बार तस्वीर दिखाई अंदर कि अभी भी जो प्रोटेस्टर्स है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठ के चले गए हैं, अभी भी अंदर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मौजूद हैं, अभी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। उनका ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जब तक कि इस्तीफा नहीं होता तब तक जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में, प्रोटेस्ट की आड़ में हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, अराजकता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। कल जो कोशिश कर रहे थे संसद तक कूच करने की, संसद तक जाने की, ऐसे में वहां पे जो संवेदनशील वो पूरा रास्ता है, संवेदनशील पूरा इलाका है, देश की संप्रभुता के साथ जो है वो एक तरीके से हम कहें तो उसके ऊपर हमला हो सकता था। यही कारण है कि लगातार पुलिस एजेंसियां अब इस मामले की जांच करेंगी, पता करेंगी कि आखिर इस प्रदर्शन को हिंसक बनाने में, उग्र बनाने में और लोगों को उकसाने में किसका हाथ था। क्योंकि हमने देखा था कि शुरुआत जब इस प्रदर्शन की हुई थी 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास लोग आ रहे थे, नारेबाजी हो रही थी। युवाओं के भविष्य का सवाल और यही कारण है कि हर कोई उनके साथ है, लेकिन सवाल हर किसी के जहन में यही उठता है कि जो प्रदर्शन बीते 23 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीते दिन हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई, पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया, जो रिपोर्टर्स वहां पर कवरेज करने के लिए गए थे उन पर हमला हुआ। लेकिन अभिषेक जरा एक अपडेट ये दीजिएगा कि सीजेपी के जो बड़े चेहरे थे वो कहाँ हैं? बीते दिन भी कुछ भी पता नहीं चला। 2 तो ऐसे नजर आए जो जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे, एक की तस्वीरें भी हमने देखी मेट्रो में वो घूम रहे थे। ये लोग कहाँ गए वो चेहरे? देखिए, बिल्कुल 3 चेहरे इसमें उभर के आए थे। सौरव थे, अभिजीत थे और विजया। तो यहाँ पे सौरव, अभिजीत अभी नजर नहीं आ रहे हैं, विजय का भी पता नहीं है। लेकिन इस वक्त जो अंदर की स्थिति है उसमें ना अभिजीत के दिख रहे हैं, ना ही सौरव दिख रहे हैं, ना ही प्रतिनिधिमंडल जो कि मिलने गया था 2 लोगों की, जिसमें सौरभ भी शामिल थे, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो नजर आएंगे। बारिश हो रही है, बारिश में वो खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अभिजीत कब आएंगे। यही अब बार बार हम सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर जो मेन लीडरशिप है वो लीडरशिप कहाँ है, ये मीटिंग कहाँ चल रही है, आखिर वो कहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जंतर मंतर के साइड पे, ये वो जो लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके कहने पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कहाँ है जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और कल तो एक जो है शख्स हमने देखा कि वो मेट्रो में घूम रहे थे, वो प्रोटेस्ट साइट पे भी नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में ये सवाल तो उठेंगे ही, ये सवाल वाजिब है कि वो सवाल जो है वो उठेंगे, उनसे पूछा जाएगा, जनता पूछेगी कि आखिर आप इतने दिनों से बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब प्रोटेस्ट का दिन आया तो आप कहाँ हैं? और आज जब बारिश में यहाँ पे प्रोटेस्टर सपोर्टर्स भीग रहे हैं तो इनकी मेन लीडरशिप कहाँ है? ऐसे तमाम सवाल होंगे। लेकिन जो जनता के अंदर, जो युवाओं के अंदर जो गुस्सा है, जो रोष है, वो हमने देखा कि कल बाहर आया। शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उसके बीच में जो ऐसा जो है वो किया गया, जो हिंसा हुई, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो अंदर नारेबाजी जो है वो भी शुरू हो गई है बीच बीच में, जो कि बारिश हो रही है। तो ऐसे में लगातार जो अंदर सपोर्टर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने के लिए अंदर जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए अंदर एक बार दिखाइए, जो नारेबाजी है वो भी चालू हो रही है। और इसी तरीके से आज जो कार्यक्रम है इनका, आज जो प्लान है इनका कि जंतर मंतर पे ही बैठ कर ये पूरा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ से वो बाहर नहीं निकलेंगे, यहीं पे बैठ के वो प्रदर्शन करेंगे। हाथ में इनके आज भी जो प्ले कार्ड से तख्तियां हैं वो आपको जरूर नजर आएंगी। इसके अलावा हाथ में झंडे भी हैं। जो बच्चों की मांग थी, स्टूडेंट्स की मांग को अगर देखा जाए तो वो जायज मांग कहीं ना कहीं थी, लेकिन जो तरीके अपनाए गए, जो पॉलिटिकली पूरे मंच का टेक ओवर किया गया, खास करके बीते दिन भी हमने देखा कई सारी जो विपक्षी दल थे वो मैदान में आए, यहाँ तक कि कश्मीर के मुख्यमंत्री आकर प्रदर्शन करें अपनी मांगों को लेकर, उस जगह पर जाकर जहां पर किसी और चीज का प्रदर्शन चल रहा है, ये सब कुछ वहां पर होता हुआ देखा गया। फिलहाल आप नजरें बनाए रखिएगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के जनपथ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बाहर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की पीसीआर वैन में तोड़फोड़ कर दी। दरअसल यहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर लगातार पत्थरबाजी भी हुई और उस बीच पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा था। लाठीचार्ज होने के बाद में कैसे जो स्टूडेंट्स थे वो इतने आक्रोश में आ गए कि पुलिस की वैन को ही तोड़फोड़ करके पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं।
कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान कई जगहों पर जमकर हंगामा और बवाल देखने को मिला। इस वक्त हम दिल्ली के जनपद इलाके में मौजूद है और एक तस्वीर हम यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर पीसीआर वैन की है। तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से यहां पर पीसीआर वैन में तोड़फोड़ की गई और बाकायदा आप देख सकते हैं कि गाड़ी को बुरी तरह से डैमेज किया गया है। गाड़ी में न सिर्फ पत्थर फेंके गए हैं बल्कि पूरी तरह से गाड़ी जो है वो डैमेज है। इतना ही नहीं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पत्थर आपको दिखाई देंगे। शीशे के टुकड़े जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि इस प्रोटेस्ट को लेकर ये दावा किया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा और जो मांगे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से रखी जाएंगी। लेकिन न सिर्फ जनपद रोड की अगर हम बात करें बल्कि कनॉट प्लेस और दिल्ली के कई ऐसे इलाके थे जिसमें रायसीना से लेकर कहीं न कहीं कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर इसी तरीके से हंगामा और बवाल देखने को मिला। हालांकि इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। आंसू गैस के गोले जो हैं वो पुलिस ने छोड़े। लाठीचार्ज जो है वो भी पुलिस की तरफ से की गई कुछ जगहों पर ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि इस पूरे मामले में एक साजिश की जो है वो भी बू आ रही है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी बताइए जा रहा है कुछ ट्विटर हैंडल जो थे वो एक्टिव थे जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और उसमें भ्रामक न्यूज़ फैलाने की कवायद जो है वो की जा रही थी। तो फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हैं, जिसमें 5 आईपीएस अधिकारी जो हैं वो भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, 70 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई भी की गई है। कई मामले दर्ज किए गए हैं और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिस तरीके से ये बात सामने आई कि कैसे भ्रामक न्यूज़ फैलाने की कवायद की गई, उसको लेकर भी जांच की जा रही है कि क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ी साजिश थी। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत। स्टेशन के साथ साथ में कनॉट प्लेस से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर जब प्रदर्शनकारियों के ऊपर लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा था, प्रदर्शनकारी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उसके बाद में उन्होंने यहां पर भी पुलिस की गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ की, ऐसी खबरें मिली हैं। सड़क पर कांच, पत्थर, वाहनों के टूटे हुए पुर्जे बिखरे हुए नजर आए। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रेरित की रिपोर्ट अब आपको देखनी चाहिए। मैं कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पे मौजूद हूँ और ये देखिए, ये एक जो है ये पुलिस की वाहन है और किस तरीके से इसे पत्थरों से तोड़ा गया है, इसे क्षतिग्रस्त किया गया है, जो आप तस्वीरों को देख करके साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। और किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, वो पत्थर भी इस वक्त जो है वह पुलिस की गाड़ी के बाहर मौजूद है। और अगर मैं आपको अंदर के हालात दिखाऊं गाड़ी के अंदर की, तो आप अंदर की तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से पत्थर के टुकड़े अभी भी गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं और जो कांच है वो कांच बिखरे हुए हैं। और इसी तरीके से आपको और आगे की तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए इसके ठीक पीछे जो है एक दूसरी गाड़ी भी मौजूद है और इस गाड़ी को भी देखिए कि ये भी दिल्ली पुलिस की ही गाड़ी है और इसे भी किस तरीके से चकनाचूर किया गया इसके शीशों को, ये आप देख सकते हैं। अब पत्थर के टुकड़े अभी भी शीशे पे बिखरे हुए हैं, रखे हुए हैं। और अंदर की तस्वीर को देखिए आप कि क्या हालात हो चुके हैं गाड़ियों के और किस तरीके से वो जो प्रदर्शन है वो हिंसा का रूप लिया और किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, ये आप इन गाड़ियों के मौजूदा हालात से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए इन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने के लिए जो हिंसक थे, जो भीड़ थी, वो किन पत्थरों का इस्तेमाल किया। ये पत्थरों को देखिए, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इस पत्थर को देखिए जैसे इसकी निशानदेही की गई है स्टोन लिख करके, इस पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा देखिए चारों तरफ जहां भी आपकी नजरें जाएगी, चारों तरफ आपको बिखरे हुए पत्थर और कांच ही दिखाई देंगे। यानी कि किस तरीके से वो जो भीड़ थी, उस भीड़ ने किस तरह से तैयारियां की थी कि अचानक से इन जगहों पर इतने पत्थर यहाँ पहुंचे हैं और उन पत्थरों के जरिए गाड़ी की किस तरीके के हालात की गई है। वहीं अगर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो देखिए जो आउटर सर्कल जो है कनॉट प्लेस का, ये जो सीधे जो जाने वाली सड़क है, ये सड़क दरअसल संसद मार्ग है। और अब इसके कोने की इस सड़क की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए हैं। यानी कि जहां भी नजरें जा रही सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ रहा है। और ये वो जगह है जहां हर दिन यहाँ पर साफ सफाई होती है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर पत्थरों के यहाँ पर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से व्यवस्था की गई कि अचानक से इतने सारे पत्थर यहाँ कैसे आए, जिसकी वजह से पत्थरबाजों ने इन पत्थर के इस्तेमाल करके
गाड़ियों को जो है नुकसान पहुंचाया है। अब एहतियात के तौर पर यहाँ पे देखिए कि काफी तादाद में दिल्ली पुलिस के जो पुलिस बल है वह यहाँ पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए जहाँ एक हिस्से में दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त यहाँ पड़ी हुई है, वहीं दूसरे हिस्से की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पुलिस बल यहाँ मौके पर मौजूद हैं और अब सफाई कर्मी को बुला करके यहाँ पे साफ सफाई कराई जा रही है।